Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of Sunday, January 14, 2024. But first of all, हम लोग जो हमारा थंबनेल आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि द हिंदू का आर्टिकल. तो उसमें जैसे फर्स्ट आर्टिकल है, केजरीवाल गेट फोर्थ ईडी समन्स इन एक्साइज केस. तो हमारे काम का ये चीज है कि ये जो ईडी है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग ये आर्टिकल देखेंगे एंड उसमें मेजरली हम लोग देखेंगे कि ईडी क्या है. तो ईडी को अच्छे से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग बाकी के आर्टिकल देखते हैं कि कौन कौन से हमें डिस्कस करना है. डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल, नियर कंप्लीट डैम ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट येट टू गेट इन्वायरमेंटल नोड. और हम लोग इससे रिलेटेड जो मैप है उसमें भी देखेंगे कि ये केन बेतवा का कहाँ कहाँ पे ये प्रोजेक्ट है एंड ये मध्य प्रदेश के बारे में हम उसका भी मैप डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि कौन सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड हम लोग ये आर्टिकल देखेंगे, इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वादनगर. तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे ये 3 आर्टिकल, व्हाई इज एविएशन सेफ्टी अंडर स्क्रूटनी एंड ये व्हाट इज डीजी यात्रा एंड व्हाट हैज साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू द एसीजी. तो ये सारे आर्टिकल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो एज यू कैन सी कि ये सारे न्यूज आर्टिकल में कैप्चर किया गया है कि अर्थ साइज प्लैनेट फाउंड इन आवर सोलर बैकयार्ड. तो ये हम लोग देखेंगे कि सोलर बैकयार्ड क्या है. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. ऑल बिकॉज ये सारी जगह ये न्यूली प्लैनेट जो है वो डिस्कस किया गया है एंड सारे न्यूज आर्टिकल में न्यूज चैनल पे दिखाया गया है कि कैसे ये नया प्लैनेट फाउंड किया गया है एंड ये सोलर बैकयार्ड में क्यों पाया जाता है और मतलब क्या है इस सोलर बैकयार्ड का. तो वो हम लोग समझते हैं कि क्या है ये सोलर बैकयार्ड का मतलब. जैसे ये न्यूज में आया है तो एज यू कैन सी कि ये HD 6433 सिस्टम है. तो हम लोग देखेंगे कि HD 6433 क्या है. तो हम लोग देखते हैं इसमें कि ये तो इसका जो है कि मास पे है और इसका मास इतना है 99 सोलर मासेस है, रेडियस इतना हो गया, एज इसका 41423 मिलियन ईयर ओल्ड है, जो कि ये अर्थ से बहुत ज्यादा न्यू है क्योंकि अर्थ को ये 4 बिलियन होने जा रहा है और ये मिलियन में है. तो ये न्यूली फाउंड किया गया है एंड इसका ओरिजिनेशन भी अभी हुआ है. तो ये सारी चीजें हैं एंड हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या है, जो हमारा अर्थ है एंड ये जो सन है, सन के चारों तरफ जितने भी ये जो प्लैनेट है वो रोटेट करते रहती हैं एंड ऑर्बिट बना करके. तो उसी तरह एक ये प्लैनेट पाया गया है. तो ये प्लैनेट क्या करता है, एक स्टार के चारों तरफ, एक जो सन लाइक स्टार है उसके चारों तरफ रोटेट करते रहता है एंड इसको जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये टाइटली लॉक्ड है. तो टाइटली लॉक्ड का क्या मतलब, क्योंकि ये जो ये रोटेट करता है, ये जो न्यूली प्लैनेट है वो एक तरफ ही रोटेट करता है. जैसे अर्थ क्या करता है, वो पूरा सर्कल काटता है, एक तो सूरज की तरफ एंड दूसरा कि वो खुद में भी रोटेट करते रहता है. तभी हमें ये दिन और रात का पता लगता है कि कब दिन हुआ, कब रात हुआ, कब नाइट हुआ और कब डे हुआ. लेकिन इसमें क्या है, ये जो न्यूली प्लैनेट है वो एक तरह ही है, मतलब एक तरफ तो पूरे टाइम लाइट रहता है और एक तरफ अंधेरा. मतलब ये वन साइडेड ही जो ये स्टार लाइक सन है, मतलब सन लाइक स्टार है, तो उसी की तरफ ये फेस करता है और ये एक तरफ से वो एक ही तरफ से मूव करता है एंड इसका जो फेस है वो एक ही तरफ सन के टुवर्ड्स है. जो वहां का जो सन की तरफ जो काम करता है वो एक स्टार है, तो वो एक ही तरफ से फेस करके रहता है, इसको ये बोल रहे हैं. एंड ये HD जो 63433D है वो अर्थ रेडियाई का है एंड इसका ऑर्बिटल क्या है, मतलब ये जो रोटेट करता है 4.2 डेज में ही. एंड इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, 1530 केल्विन. तो इतना ज्यादा है, इसीलिए वहां पे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. और इसका टेम्परेचर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो ये जो स्टार लाइक जो है वो सन लाइक स्टार है और उसके टुवर्ड्स से जो ये मूव कर रही है अर्थ वो बहुत ज्यादा नजदीक में है, इसीलिए इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एंड यहाँ पे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इसके पास जाकर के खोज करना या किसी भी चीजों को स्टडी करना वो पॉसिबल नहीं है. एंड देन हम लोग ये देखते हैं कि ये जो HD 63433B का जो रेडियस है ये कितना है, ये जो 2.105
एंड इसका जो ऑर्बिट करता है ये जैसे 7.1 और डेज में। तो देखते हैं हम लोग, एंड उसी तरह से ये है, तो इसका सिर्फ है ना वो नाम ABC करके इसको चेंज कर दिया गया है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये इस जर्नलिज्म से पता लगा है। एंड इसके बारे में और हम लोग देखते हैं कि ये कैसे, ये जो प्लैनेट है वो HD 63433D है। एंड यहाँ पे जो एक फाउंड किया गया है जो ऑर्बिट में, ये जो स्टार है HD 63433, तो इसमें जो है ना, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा ये नंबर को लेकर के। जो डी वाला है वो प्लैनेट का नाम है, एंड जिसमें डी नहीं है वो स्टार का है। और ये स्टार, एज आई हैव डिस्कस्ड, कि वो जैसे यहाँ पे सन है, एंड जो अर्थ रोटेट करती है उसके चारों तरफ, उसी तरफ यहाँ पे ये प्लैनेट है। एंड ये प्लैनेट रोटेट करता है, ये जो स्टार लाइक सन है, मतलब या सन लाइक स्टार है, तो उसकी तरफ रोटेट करती है। एंड ये जो एक तरफ ही इसका फेस रहता है, तो ये टाइटली लॉक्ड है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो क्लोज ऑर्बिटिंग है एंड फॉलो अप डाटा फॉर सर्च फॉर एविडेंस और आउट गेजिंग एंड एटमॉस्फेरिक लॉस कुड बी इम्पोर्टेंट। एंड ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें स्टडी करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे ह्यूमन थे या नहीं, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे वाटर हो सकता है या नहीं, ऑक्सीजन हो सकता है या नहीं, या कौन कौन से मिनरल पाए जा सकते हैं। बिकॉज वहां जा करके स्टडी करना वो पॉसिबल नहीं है, और बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए इसका यहाँ पे ये जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे जा करके स्टडी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए, एंड ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट वगैरह कुछ था या नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं। एंड एज यू कैन सी, ये जो 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और वो एक लावा की तरह ये प्रेजेंट है, मतलब लावा की तरह एक्ट करता है, इसीलिए वहां पे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये जो HD, ये जो 63433 है, उसका जो है ना वो स्टार टाइप का है, और वो सन की तरह ही उसका साइज है। लेकिन ये क्या है, ये बहुत न्यू है, क्योंकि ये 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड ही है। एंड इट्स नॉट इवन 1/10 ऑफ आवर सन एज, मतलब जो सन का ओरिजिन हुआ है, जो एंड और ये जो स्टार का ओरिजिन हुआ है, ये 1/10 से भी कम है, मतलब ये बहुत ही न्यूली बना है। एंड लेकिन इसका जो फीचर्स है, वो जो वहां पे प्लैनेट है, जो प्लैनेट का फीचर्स है वो बिल्कुल अर्थ से मिलता है। एंड जो वहां पे जो स्टार है, जो बीच में सेंटर पॉइंट पे रहता है, उसका फीचर्स बिल्कुल सन से मिलता है। लेकिन अगर इसके एज में देखा जाए कि एज इसका जो है ना 1/10 से भी बहुत कम है, मतलब ये न्यू ही बना है अभी। तो यही सारी चीजें है इसमें, और इसमें फर्दर अपडेट आएगा तो हम लोग उसको भी कैप्चर करेंगे। और अब हम चलते हैं जो ईडी को, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये ईडी क्या है, ये ईडी है एक प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो एंड ये जो इकोनॉमिक लॉ एनफोर्समेंट का काम करती है, किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसका हिस्ट्री, ये ओरिजिन कब हुआ था, 1956 में, एनफोर्समेंट यूनिट के तौर पे, जो कि फॉर्म किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत। लेकिन इसको हैंडल किया गया एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। तो इसको ये हैंडल कर दिया गया था। लेकिन 1957 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया। एंड 1960 में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी दिया गया, एंड ट्रांसफर किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये सारी चीजें इसमें चेंजेस हुई। एंड बाद में इसको रेगुलेट भी किया गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत 1973 में, जो कि रिपील्ड हो गया बाद में। एंड ये जो ईडी करेंटली है वो क्या ड्रॉ करता है, ये स्टैट्यूटरी पावर को लेता है, एंड वो 3 डिफरेंट एक्ट के तहत, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया 2002, एंड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2018। जैसे ये जितने भी है ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो जितना भी जो फॉरेन से पैसा आता है या रेमिटेंसेस आता है, तो अगर उसमें कुछ करप्शन हुआ तो ये यही उसको देखने का काम करता है।
एंड जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग जितने भी करप्शन होते हैं, चार्जेस होते हैं या फिर कुछ भी वॉयलेशन होता है, तो फिर ये ईडी ही देखेगा। एंड इसमें क्या है, इसमें एक डायरेक्टर होता है एंड डायरेक्टर क्या करता है, वो हेड करने का काम करता है ईडी को और असिस्ट करता है स्पेशल डायरेक्शन के तहत। और जो स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं, और ये जो डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के तहत, जो 2003 में आया था। और ये जो सेंटर है अपॉइंट करता है डायरेक्टर को, और ये हाई लेवल कमिटी बैठाई जाती है जिसको हेड किया जाता है ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा। और उसी कमिटी के तहत इसको डायरेक्टर को डायरेक्ट किया जाता है एंड रिकमेंड किया जाता है। एंड इसका टेन्योर कितना होता है, 2 इयर्स, और मैक्सिमम जो है 3 एनुअल एक्सटेंशन हो सकता है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। तो ये इसका फंक्शन है कि ये मैंडेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है जितने भी ऑफेंस होता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज के रिगार्डिंग, तो उसको वो इन्वेस्टिगेट करता है। और ये जो एनफोर्समेंट है, इसका प्रोविजन क्या है, ये कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन करने में और ट्रेस करता है कि जितने भी एसेट हैं वो जो कि कहीं क्राइम से रिलेटेड तो नहीं है, या फिर ये जो प्रोविजनली या प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ की वजह से तो नहीं है। तो ये सारी चीजों का देख रेख करता है एंड ये इंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, कि अगर कोई ऑफेंडर है तो उसको भी प्रोसिक्यूट करने का काम करता है। एंड हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी वो कॉन्फिस्केशन में पाई गई है, तो उसको क्या है, स्पेशल कोर्ट के तहत उसकी सुनवाई की जाती है। और ये एनफोर्समेंट करने का काम करता है प्रोविजन ऑफ फेमा, तो उसके तहत। और ये कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन करने का, और सस्पेक्टेड जो वायलेशन होता है उसके रिगार्डिंग भी, अगर कोई वायलेशन होता है या फिर कोई सस्पेक्शन है फॉरेन एक्सचेंज लॉज के तहत, तो ये उसको भी कंडक्ट करने का काम करता है। और या अगर कोई पता चल गया कि वॉयलेशन हुआ है एंड वो पकड़ा गया, तो उस पे क्या करता है, ये पेनल्टीज भी लगाता है। एंड ये एनफोर्समेंट का प्रोविजन क्या है, ये ईडी है, वो अटैच रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के तहत। और ये क्या करता है, प्रॉपर्टी जितने भी हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो देख रेख करता है एंड वो स्पॉन्सरिंग एजेंसी की तरह भी काम करता है। और ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974 के तहत। एंड ये जो ईडी है वो क्वासी जुडिशियल पावर्स भी है इसके पास। एंड ये जो सेक्शन 50 है पीएमएलए का, जो प्रोवाइड करता है पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, कि अगर कोई ऐसा सस्पेक्ट पाया गया एंड कोई कल्पिट पाया गया, तो ये उसको सजा भी दे सकता है। लेकिन ये सिविल कोर्ट का मतलब सिविल कोर्ट में जितना फ्रॉड हो गया, चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, तो ये सारी चीजों के, और जितने जो हीनियस क्राइम होते हैं जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो वो उन सारों पे ये सजा नहीं सुना सकता है। लेकिन जितने भी सिविल कोर्ट से या फिर सिविल के केसेस हैं, उनमें ये सजा सुना सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं। एंड ये जो समन करने का भी काम करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिगार्डिंग के जितने भी लोग होते हैं, तो उनके तहत। एंड उससे एक इम्पॉर्टेंट केस भी है, जैसे विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसका ये केस है जो ऑब्जर्व करता है कि ये जो सेक्शन 50 है पीएमएलए का, उसी के तहत ये इंक्वायरी बैठाई गई थी अगेंस्ट द क्राइम एंड नॉट इन्वेस्टिगेशन इन स्ट्रिक्ट सेंस। तो ये हो गया। एंड ये जो सेक्शन 19 है या फिर सेक्शन 45 है पीएमएलए का, वो परमिट करता है ईडी को कि वो ऑथराइज करे और अरेस्ट करे, और ये जो बेल है ना ग्रांट करे। तो ये सारी पावर दी गई है ईडी को। अब हम लोग देखते हैं कि सीबीआई और ईडी में क्या डिफरेंस है। तो ये चलिए हम लोग डिस्कशन इसका देखते हैं कि ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एंड ये जो ईडी है, ये दोनों ही इन्वेस्टिगेट करने का काम करती हैं एंड दोनों ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं एंड दोनों ही किसके अंदर आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ये इसको अपॉइंट करता है। एंड ये जो ईडी है या सीबीआई है, तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड ये डिफरेंट तरह से वर्क करते हैं, लेकिन दोनों का काम सेम ही है कि कोई भी वॉयलेशन हो रहा है किसी भी फील्ड में या करप्शन हो रहा है तो उसको पकड़ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंस है कि सीबीआई का क्या मिनिस्ट्री है, कैसे काम करता है, किसके अंदर आता है, वो देखेंगे। एंड ईडी के बारे में भी हम लोग जानेंगे।
तो ये जो सीबीआई है वो इसका नेचर अगर देखें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एंड ईडी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, जो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया गया है, उसको अमेंडमेंट के तहत एग्जीक्यूटिव बॉडी ने बनाया होता है, तब उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, जैसे सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड ग्रीवांसेस के तहत आता है। एंड ये जो ईडी है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। एंड इसका काम क्या है, ये डिराइव करता है पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। और ये कहाँ से पावर, और ये क्या करता है, ये मेनली फ्रॉम टू एक्ट, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, उसके तहत, एंड ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट है 2002, उसके तहत ये अपना ये जो एक्ट है गवर्न करता है। एंड ये जो इन्वेस्टिगेट क्या करता है, ये जो है सीबीआई है वो एंटी करप्शन क्राइम को देखता है एंड स्पेशल क्राइम को देखता है, ये अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइम्स भी। एंड जो ईडी है वो क्या करता है, ओनली इकोनॉमिक क्राइम्स को देखता है एंड कैरी आउट सर्चेस एंड कॉन्फिस्केट एसेट्स, एंड इकोनॉमिक क्राइम्स को भी देखता है। तो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइम्स में क्या क्या आता है, जैसे ये जो सीबीआई है इन्वेस्टिगेट करता है क्राइम ऑफ करप्शन हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गया। एंड ईडी क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज वायलेशन, कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके लॉ में वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का। एंड ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, ये करता है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करता है इन्वेस्टिगेशन देने के लिए, एंड इट डज नॉट नीड सच ए नोटिफिकेशन। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट है, अगर कोई भी केस आया या फिर कोई भी केस गवर्नमेंट को पता चला कि इसमें छानबीन करना है, तो फिर गवर्नमेंट क्या है, वो केस है ना हैंड ओवर करती है सीबीआई को, कि है ना सीबीआई इसको अच्छे से जांच पड़ताल करे एंड उसके बारे में रिपोर्ट दे और सारी बातें बताए। लेकिन अगर बात करें ईडी का, तो ईडी का काम है ना वो गवर्नमेंट हैंडल नहीं करता है, इसको जरा सा भी पता लगता है कि कहीं पे फ्रॉड हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो ये खुद ही है ना वो केस ले लेता है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर सकता है, तो वो सारा कुछ है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसमें है तो हमने डिफरेंस देख लिया, एंड देखते हैं कि ये जो पुलिस है और ईडी है वो कैसे काम करता है। तो ये पुलिस क्या करेगा कि जब भी कोई केस आता है इसके पास, कि कोई अगर कल्पिट है, अगर कोई जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी के साथ हुआ है, तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आएगा। पुलिस स्टेशन में आने के बाद वो एफआईआर लिखवाएगा, एंड पुलिस क्या करती है, वो एफआईआर लिखेगी एंड उसका जो है जितने भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है एंड उसका जो सेंटेंस है वो नोट करती है। एंड नोट करने के बाद ये क्या करती है, एक एफआईआर कॉपी जो एक्यूज पर्सन है या फिर जो विक्टिम है वो उसको दे देती है, एंड दूसरा एफआईआर क्या करता है, वो कोर्ट में जमा करता है। एंड कोर्ट में जमा करने के बाद उसके बाद ही ये अपना सर्च स्टार्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। तो ये हमने देख लिया। अब जैसे कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके लिए क्या जरूरी है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होना एंड कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, तभी जाके इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये जितने भी स्टेटमेंट होते हैं जो दिए जाते हैं एक्यूज के द्वारा, तो पुलिस उसको क्या करती है, एज ए एविडेंस उसको नोट करती है एंड वो कोर्ट में पेश करती है। और एक कॉपी तो एफआईआर जो है वो एक्यूज को दे देती है, एंड बाकी सारा डिटेल वो कोर्ट में सबमिट करती है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं ईडी क्या। तो ईडी क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है जितने भी अगर कोई मटेरियल या ट्रेस अगर होता है कि अगर ये क्राइम से इन्वॉल्वमेंट है या क्राइम से जुड़ा हुआ है, अगर कोई सामान आता है तो फिर उसको वो इन्वेस्टिगेट करता है। और जैसे ये स्टेटमेंट दिया जाता है ईडी अथॉरिटी के द्वारा, तो वो एडमिसिबल होता है। एंड ये जो इन्फोर्समेंट है वो केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत ये लोग देखते हैं। एंड देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट का क्या इशू है। तो ये जो ईडी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और वो टाइमली एक्शन नहीं दे पा रहा है करप्शन के थ्रू, एंड वो हर चीज में वो लेट हो रहा है। एंड उसका एक मेजर रीजन है, ये जो पॉलिटिकल अपोनेंट है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं इस ईडी पे, और वो अपने मन मुताबिक है ना इससे वो काम करवाने लगते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन जो है वो ये डिले होता है ऑफेंस के द्वारा। और ये है कि सीबीआई जो है,
सीबीआई हो गया या ईडी हो गया, तो स्टेट का बहुत, अगर जैसे सीबीआई है वो स्टेट पुलिस हो गया, तो ये सब अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है। और ईडी का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है रिकवरी ऑफ प्रोसेस ऑफ क्राइम से लेकर के कि ये प्री ट्रायल करने का और अरेस्ट करने का, और ये अपने हाथ में बहुत ज्यादा केस लेने लगे हैं, रूल ले लेने लगे हैं और जो सजा सुनाने लगे हैं, जबकि ये काम इसका नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फेमस जो केसेस हैं उसके रिगार्डिंग, ये जो ईडी क्या करता है, अरेस्ट करता है सेवरल पॉलिटिशियंस को, जैसे कि अभी जो सत्येंद्र जैन है एंड मुकेश सिसोदिया है, उसको अरेस्ट किया गया है ईडी के तहत, क्योंकि ये जो लिकर और शराब का जो केस है जो आम जनता पार्टी पे चल रही है उसी के रिगार्डिंग। और ये मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट है अमित सिसोदिया जी, जो पहले चीफ ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, एंड नवाब मलिक जो फॉर्मर मिनिस्टर फ्रॉम द शिवसेना, एंड ये जो मेगुंटा राघव रेड्डी, तो वाईएसआर सीपी एमपी श्रीनिवासलू रेड्डी सन, एंड ये जो वी सेंथिल बालाजी के पोनमुडी, ये जो मिनिस्टर थे और तमिलनाडु गवर्नमेंट के। एंड देखते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड है कि सीबीआई को ये फियरलेस होके अपना काम करना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल अपोनेंट का नहीं सुनना चाहिए, तभी जाकर के ये अच्छे से काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और अभी भी क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट है उसकी वजह से ये काम नहीं कर पाता, इसीलिए इसको केस्ड पैरट बोल रहे हैं, मतलब ऐसा पैरट जो पिंजरे में बंद है। एंड इसीलिए तब जाके जो है ईडी को रीओरिएंट अप्रोच अपनाना होगा, तब जाके इफेक्टिव वर्क कर पाएगा, और तभी जाके ये जितना भी एक्शंस है वो दे पाएगा और फेयर और इम्पार्शियलिटी के तौर पे काम कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ईडी जो है वो मेजरली सेटिस्फाई करता है देमसेल्फ टू नीड फॉर अरेस्ट एज अंडर सेक्शन 19 और पीएमएलए, मतलब ये जो अगर पीएमएलए से कोई केस मिल जाता है तो ईडी क्या करता है कि उसको सजा सुना दिया या फिर जेल में भर्ती कर दिया। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि वो अपना सेटिस्फेक्शन देखता है, अगर कोई उस हिसाब से उतना जो कल्पिट भी नहीं है फिर भी उसको सजा सुना देना और जेल में भेज देना, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो ये खुद को सिर्फ सेटिस्फाई करता है। तो यही सारी चीजें हैं। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा द हिंदू का आर्टिकल है उस पे। एज वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल एंड वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट आर्टिकल। तो हम लोग ये आर्टिकल देखेंगे, नियर कंप्लीट डैम ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट येट टू गेट इन्वायरमेंट नॉड। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है और ये डैम बनना तो स्टार्ट हो गया है बहुत पहले से, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब जाके ये कंप्लीट होने वाला है। लेकिन इसमें क्या है कि मिनिस्ट्रीज की बहुत ज्यादा ये नेग्लिजेंस भी है, जिसके कारण ये इतना डिले हो गया और अच्छे से बन नहीं पाया है एंड कंट्रोवर्शियल बना हुआ है ये। और इसी में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था। एंड ये जो सेंटर का इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोग्राम है उसी के तहत कि इसीलिए इस पे कि अच्छे से वर्क नहीं हो रहा है और इसमें साफ सफाई का एंड इन्वायरमेंट का है ना वो देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अभी क्या है कि ये बनना स्टार्ट हो गया है लेकिन ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी हैं। जैसे ये जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, जल शक्ति के तहत ये स्टार्ट हुआ है। एंड ये जो डैम है वो 33.5% ऑफ कैनाल जो का नेटवर्क है। एंड ये जो मिनिस्ट्री है NWDA के तहत, तो वो क्या बोलता है कि ये कंसेंट टू ऑपरेट, कि अभी ये जो ऑपरेट करने के लिए भी इसको कंसेंट की जरूरत होगी। एंड इसमें अभी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है 27, 2021, 2022, तो ये इतने टाइम से लगी हुई है, लेकिन अभी ये डैम कंटिन्यू नहीं हुआ है। एंड ये कंट्रोवर्शियल के रिगार्डिंग ये घिरा हुआ है बहुत सारे कंट्रोवर्सीज से भी। तो हम लोग इसके रिगार्डिंग जितना भी मैप है वो देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी, ये जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है एंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, जैसे ये जो केन है एंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये यहाँ से ये केन बेतवा प्रोजेक्ट है जो यहाँ तक फैला हुआ है। एंड ये मध्य प्रदेश का है, तो यहीं पे है पन्ना एंड यहाँ पे सतना, और ये जो है ना दूधन और दूधन डैम है, तो ये भी डैम इम्पोर्टेंट है, बट ये काफी टाइम से चल रहा है एंड इवन दो ये कंट्रोवर्शियल भी है, इसलिए हमारे लिए केन बेतवा लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हम लोग देखेंगे ये जो केन और बेतवा जो है ये दोनों ही
ये ट्रिब्यूटरीज है। एंड ये जो बेतवा है यहाँ से फ्लो करती है। एंड ये इधर जो है पार्वती। एंड हम लोग इसका और मैप को डिटेल्स में देखते हैं कि जैसा कि हम मैंने बताया कि ये दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना नदी की। ये जो केन है या बेतवा, ये दोनों ही ट्रिब्यूटरीज जो फ्लो करती हैं वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। बेट एंड हम लोग देखते हैं जैसे ये पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया यहाँ पे, और यहीं पे पन्ना है, और यहाँ पे दूधन दूधन डैम हो गया। एंड यहाँ से जो चल के आ रहा है जैसे ये हो गया। और ये मार्क एंड ये लिंक कैनाल जो है ना इतने टाइम से बनाने की बात की जा रही है, तो ये वाला है वो डैम। और ये वाले है ना वो ये जो लिंक बनने जा रहा है, कैनाल बनने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गया। यहाँ पे झांसी पड़ता है, ये यहाँ पे महोबा एंड ये सारा कुछ। तो एक डैम यहाँ पे है लोअर ओर डैम जो अभी। एंड यहाँ पे जो है वो कोथा बैरेज प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, और ये भी बहुत फेमस है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो हमने देखा, अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। है ये आर्टिकल, इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वादनगर मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी। तो एक स्टडी से अभी पता लगा है कि ये एक वादनगर है। उससे ये पता लगा कि यहाँ पे पहले भी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है उस तरह से यहाँ पे भी सिविलाइजेशन चली थी, और यहाँ पे भी बहुत सारे डायनेस्टीज रहती थी एंड बहुत सारा किंगडम यहाँ पे बसा था। लेकिन वो राइज एंड फॉल होते रहा था। एंड उसका ये जो भी रीजन है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये जॉइंट स्टडी से पता लगा है कि वहां पे क्या है, ये जो वाद नगर है वहां जो गुजरात में पड़ता है, ये एक डार्क एज को दिखाता है। जैसे यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको भी डार्क एज बोलते हैं। ऑल बिकॉज क्योंकि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में था कि अर्ली एज, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ये जो हड़प्पन एंड उसके बाद ये जो मैच्योर हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि जो मैच्योर वाला जो सिविलाइजेशन है उसी के कंटेम्पररी में ये वादनगर का जो सिविलाइजेशन है वो था। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो है, एंड ऑलरेडी वादनगर को बोला गया है कि ये जो मल्टी मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते हैं, हिंदू भी, जैन भी एंड इस्लामिक सेटलमेंट भी है। तो इसीलिए इसको मल्टी जो कल्चरल और मल्टी रिलीजियस बोला जा रहा है। और उस टाइम पे भी जब ये जो प्रेजेंस था 7 कल्चरल स्टेजेस का, जैसे ये जो मॉरियन हो गया, इंडो ग्रीक हो गया, फिर इंडो सिंथियन हो गया, या फिर शाका उसी को बोलते हैं जो इंडो ये सिंथियन को भी शाका बोलते हैं जो शाका एरिया है, और शाका किंगडम था तो उसको। एंड देन ये जो डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोविंशियल ये जो गवर्नर्स थे एंड एंशियंट टाइम के, एंड वो जो हिंदू हिंदू सोलंकी और सल्तनत, मुगल, इस्लामिक और ग्रीक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तब ये चला था। तो ये सारा कुछ है ना यहीं पे स्टार्ट हुआ है जो वादनगर पे है। तो एज यू कैन सी कि वादनगर जो है कंटेम्पररी है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मॉडर्न का। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर पाया गया है। एंड आयरन ओर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में यहाँ पे आयरन ओर नहीं था, इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। एंड ब्रॉन्ज एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे ब्रॉन्ज था। एंड उसके बाद एंड ये जो वाद नगर है वो वैदिक एरिया से बिलोंग करता है, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि वहां पे कौन कौन से टूल्स पाए गए हैं। जैसे ये जो है वहां पे डिस्कवर किया गया है आर्टिफैक्ट हो गया, पोटरीज हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन ऑब्जेक्ट हो गया, और इंट्रिकेटली जो डिजाइन किया जाता था बैंगल्स उस टाइम पे वो सब पाया गया है। एंड इसीलिए इसको डार्क एज पीरियड बोला जा रहा है, ऑल बिकॉज क्योंकि वहां पे आयरन और ये सारी चीजें नहीं थी। एंड स्टार्टिंग का बाद में क्या है, यहाँ पे जो जैसे ही अभी सर्च से पता लगा कि यहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट भी पाया गया है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी इसलिए बोल रहे हैं कि मैच्योर के बाद का, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन डार्क एज से बिलोंग तो करता है लेकिन उस समय वो आयरन ओर का ओरिजिनेशन नहीं हुआ था या फिर खोज नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं।
एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो इंडो ग्रीक रूल है वादनगर पे, तो ये क्या क्या यहाँ पे पता लग रहा है कि क्या था यहाँ पे और कौन कौन से लोग थे। एज हमने देखा कि यहाँ पे जो किंगडम है वो सारी पाई गई। एंड जो ये जो पता लगा है कि ये जो पीरियड है वो किसके बीच में है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ आयरन एज एंड सिटीज सच एज ये जो गांधार है, कौशल है एंड अवंती इज ऑफन डिपिक्टेड एज डार्क एज बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये जो एज है वो डार्क एज बोला जा रहा है। एंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और ये जो आयरन ये जो गांधार कौशल का जो रूल था, ये समवेयर इन दोनों के बीच में पाया जा रहा है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये गांधार, तो इन दोनों के बीच में ये जो नगर है वो पाया जा रहा है, तभी इसको डार्क एज बोला गया है। एंड यहाँ पे आयरन के ओर भी पाए गए हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि वहां पे रॉक इंस्क्रिप्शन से पता लगा है कि जो एम्परर अशोका थे एट सुदर्शन लेक वहां पे आए थे। एंड जो गिरनार हिल है उन्होंने भी वहां पे भी वो प्रेजेंट थे। एंड जो वादनगर है वो ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है विद इन ए सिंगल ये जो फोर्टिफिकेशन अनअर्थ ये जो सो फार इन इंडिया। तो ये बोला जा रहा है कि जो वादनगर है सबसे जो ओल्डेस्ट है, जहाँ पे ये जो लिविंग सिटी था जहाँ पे लोग रहते थे। एंड ये माना जा रहा है कि ये 1400 बीसीई जो कंटेम्पररी है किसका लेट फेज ऑफ पोस्ट अर्बन जो हड़प्पन पीरियड है उससे बिलोंग करता है। कि ये जो फेज है मैच्योर वाला फेज है हड़प्पन का। एंड उसी टाइम ये वादनगर का भी दिखा रहा है कि ये जो 1400 ये जो बीसीई के टाइम का उसी का कंटेम्पररी है ये। तो ये हम लोग देख लिए। एंड जो लास्ट 55 इयर्स है एंड द डार्क एज में बी द मिथ है। और ये जो डार्क एज बोला जा रहा है ये एक मिथ हो सकता है, लेकिन ये जो कंटेम्पररी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो सही है। तो हमने ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हम लोग ये डिस्कस करते हैं व्हाई इज एविएशन सेफ्टी अंडर स्क्रूटिनी। तो ये बार बार न्यूज में क्यों है एविएशन सेक्टर, तो हम लोग इसको देखेंगे। अभी जैसे ये बैक टू बैक जैसे इंसिडेंस हुआ कि जो जापान का जेट है वो पूरा जल गया एंड वो कोलाइड कर गया। एंड उसमें जितने भी मेंबर थे तो जो पैसेंजर थे तो वो तो सेफली इवैक्यूएट कर लिए गए, लेकिन जो वो उसका ये जो क्रू मेंबर था जो 6 था उसमें से 5 की डेथ हो गई। एंड एक जो क्रू मेंबर था जो कैप्टन, तो उसने क्या हुआ कि वो चलते हुए फ्लाइट से उसने जंप कर दिया था, तो उसको सीवियर इंजरीज तो हुई लेकिन वो डेथ नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें वो कोलाइड कर गया। तो एंड उसके बाद क्या हुआ, ये जो अलास्का एयरलाइंस बोइंग है जैसे 737 मैक्स 9, तो उसके जो पैसेंजर है तो उसमें भी जो क्रू मेंबर थे वो भी बहुत ज्यादा ये उनको भी दिक्कत हुई। एंड देन ये हम लोग देखते हैं कि अभी जो अलास्का का प्लेन था जो वो है ना जब वो फ्लाई करने लगा एयर में था तब उसका जो इमरजेंसी गेट होता है, तो इमरजेंसी गेट है ना वो निकल गया। जैसे ये अगर फ्लाइट है तो यहाँ पे है ना बीचों बीच में इमरजेंसी गेट होती है, तो वो ऐसे जब वो एयर में था पूरे ऊंचाई पे तब जाके ये इमरजेंसी गेट निकल गया। एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर अंदर चला गया था एंड लोग बहुत पैनिक हो गए थे। एंड वहां पे प्रेशर भी लोगों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसकी वजह से किसी की डेथ तो नहीं हुई लेकिन उसको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। एंड देन उसके बाद सारे जितने पैसेंजर्स थे उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। तो ये सारा जो है दिक्कत देखना पड़ रहा है जितने भी एयरलाइंस है उसमें। तो क्या रीजन है, तो ये रीजन है थोड़ा नेग्लिजेंस का। तो इसीलिए जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर है उन्होंने गाइडलाइन किया है। एंड जो पूरे ये जो बोइंग है जितनी, तो उसको भी बोला गया है कि जब भी वो फ्लाइट करे और जब भी जैसे डिपार्चर होने से पहले उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए कि कैसे उसमें कोई चीज दिक्कत तो नहीं है। और उसके जो भी पार्ट्स असेंबल किए गए हैं उसको भी चेक करना होगा कि तब जाके कि अगर जैसे ये जो उड़ते प्लेन में जो इमरजेंसी गेट उखड़ के गिर गया तो वो एक बहुत ज्यादा डिजास्टर हो सकता था, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसको प्रॉपर चेक करने की जरूरत है। एंड ये सारा चीज जो है ये पैसे जो क्रू मेंबर को तो पूरा ट्रेंड रहना ही होगा, लेकिन साथ के साथ पैसेंजर जितने हैं पैसेंजर्स को भी है ना अच्छे से वो पूरा ट्रेन करना होगा और ऐसा बनाना होगा कि
अगर जैसे प्लेन है तो ऑलरेडी जैसे इंटरनेशनल जितना भी प्लेन होता है तो उसमें मिनिमम 300 टू 400 पैसेंजर होते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी जैसे घटना हुआ या सिनेरियो हुआ तो इतने 300 से 400 लोग इतनी जल्दी इवैक्यूएट नहीं हो पाएंगे। तो वो बोला जा रहा है कि इस टाइप का सिचुएशन बनाना चाहिए और इस तरह से है ना सब लोग को ट्रेन कर देना चाहिए कि वो खुद की भी हेल्प करवे करे एंड बाकी लोगों की भी हेल्प करे, जितने पैसेंजर्स हैं उनको। एंड ऐसा बनाना चाहिए कि वो 90 सेकेंड में मतलब 90 सेकंड में मतलब कि 1.5 मिनट में वो सारा वो खाली कर दे उस स्पेस को। एंड इसकी मटेरियल जो बनती है, जो जितना भी जेट बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है, ये सारी चीजें उसके मटेरियल पे खासा ध्यान रखा जाए कि उसको फायर प्रूफ बनाना होगा एंड उसका मटेरियल बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। तो वो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल डालने की बात की जा रही है। लेकिन अभी मेन तो ये है कि जितने क्रू मेंबर हैं और जो पैसेंजर्स हैं उन सबको ट्रेन करना होगा, ताकि वो जो इम्पोर्टेंस है कि क्रू का अच्छा ट्रेनिंग हो पाए, तभी जाके ये जो क्रिटिकल रिस्पॉन्स लेने के काबिल बनेंगे और ये जो टीम है वो रेस्क्यू किया जाएगा। एंड ये सारा चीज बहुत जरूरी है कि जब क्रू मेंबर को है ना प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, पैसेंजर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, क्योंकि जब ये पैसेंजर वहां पे कितने होते हैं 300 से लेकर के 400। एंड अगर लोकल भी हुआ तो लोकल में भी मिनिमम 150 से लेकर के 200 होता है और क्रू मेंबर होते हैं 5 और 6। तो 5 और 6 वो सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है कि सारे पैसेंजर्स को अच्छे से उनको गाइडलाइन देना चाहिए, अच्छे से ट्रेन करना चाहिए कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आप कैसे हैंडल करेंगे और कैसे क्या वो करेंगे। सिर्फ ये बता देना कि मास्क किधर है, अगर तापमान बढ़े तो मास्क लगा लेने के लिए, या फिर प्रेशर बढ़े तो उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर इनको जितने भी पैसेंजर हैं उनको मैकेनिकली एंड टेक्नोलॉजिकली पूरा ट्रेन करना पड़ेगा। तो वही सारी चीजें हैं इसमें। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो इम्प्रूव करना चाहिए जो फ्लेमेटिबिलिटी और सीट कुशंस को, और ये जो इंटरनेशनल एविएशन कम्युनिटी है उनके साथ इनको लिंक करना चाहिए, ताकि ये जो सेफ्टी और इंक्रीज हो। और ये जो फ्लोर प्रॉक्सिमिटी इमरजेंसी एस्केप लाना चाहिए पाथ मेकिंग में, और ये जो लेबोरेटरी स्मोक डिटेक्टर बनाना चाहिए कि अगर जो भी आग लगने का कोई संभावना है या लगता है तो वो पूरा ये डिटेक्ट करे। एंड फायर एक्सटेंशन रखना चाहिए और हेलोन फायर एक्सटेंशन रखना चाहिए। एंड ये जो कार्गो कंपार्टमेंट लाइनर बनाना चाहिए, तभी जाके इंटीरियर जो मटेरियल है वो इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीजें। एंड ये जो स्मोक इमिशन भी बनाना चाहिए, ताकि ये जो 16 सीट है वो इम्प्रूव्ड हो पाए। एंड ये टाइप 3 भी एग्जिट वो भी बनाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं और इतना वो अच्छा बना देना चाहिए और कैपेबल बना देना चाहिए पैसेंजर्स को, क्रू को, कि अगर कोई इस टाइप की घटना होती है तो वो 90 सेकंड में इवैक्यूएट कर दें। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। अब हम लोग चलते हैं। एंड एक इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जितने भी फ्लाइट है उन सबको 100% फायर प्रूफ बनाना चाहिए, तभी जाके ये जो पैसेंजर्स है वो सेफली और फ्रीली वो बैठ पाएंगी और अपने आप को वो बेटर और बेटर महसूस कर पाएंगी। क्योंकि ऐसे बैक टू बैक इतना ज्यादा इसमें एक्सीडेंट होना, इतना ज्यादा कोलाइड करना, तो लोगों के मन में डर बैठ गया है कि अगर प्लेन का जो सफर है वो अच्छा होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। देखते हैं ये आर्टिकल, व्हाट आर द कंप्लेंट्स अबाउट डीजी यात्रा। तो इसमें डीजी यात्रा में एक डीजी यात्रा ऐप बना है, जो क्या करता है ये टाइम बचाता है। जब हम लोग को पहले क्या होता था कि गेट पे जाके चेकिंग करवानी पड़ती थी, उसके बाद बोर्डिंग पास लेना पड़ता था, एंड बोर्डिंग पास के बाद जब जो गेट पे और ज़्यादा डिले लगता था, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अब क्या है, ये जो डीजी यात्रा बन गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि पहले ही ये कर लेने से ये जो टाइम लगता था ई गेट पे, फिर उसके बाद ये जो बोर्डिंग पास पे और वेब चेकिंग, ये सारी चीज़ों में, तो वो अब नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स ने इसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फोटो ले लेता है और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी ले लेता है, जिससे ये जो सिक्योरिटी है एंड प्राइवेसी का थ्रेट होता है और इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया है और वो ये बताया है कि ये कोअर्सिव है और डिसेप्टिव है, तभी जाके। और जितने भी लोग सफर करते हैं एंड जिन्होंने भी ये इसको डीजी यात्रा के तहत, तो वो लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या कि उनका जो
ये जो जितने भी डिटेल्स है वो हैम्पर हो रहा है और सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है एंड ये जो प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है, तो इसीलिए एंड उसी के एवज में जो सीईओ है डीजी यात्रा के फाउंडेशन के, तो उन्होंने बोला क्या कि ये जो जब से लाया गया है तब से लोगों में है ना ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा सहूलियत हुआ है एंड ये हेल्प भी मिलेगा और ये अलाउ करता है पैसेंजर्स को कि वो एक्सपीरियंस करे डीजी यात्रा को, तभी जाके वो लोग समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे इसके बेनिफिट को एंड सारे लोगों को हैसल फ्री जो पैसेंजर्स है वो ट्रेवल कर सकते हैं अगर वो डीजी यात्रा ऐप वो अगर चलाए तो। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो डीजी यात्रा ऐप है क्या एंड ये जो डीजी यात्रा क्यों बोला जा रहा है, तो ये जो डीजी यात्रा इनिशिएटिव लिया गया था एंड उसका मकसद था कि ये प्रमोट करना डिजिटल प्रोसेसिंग को एंड ये जो पैसेंजर है उसको, तभी जाके ये पेपरलेस और सीमलेस है ना मूवमेंट हो पाएगा। जितने भी वेरियस है जो चेक पॉइंट है उस पे, जैसे कि ई गेट हो, एंट्री गेट हो गया एंड सिक्योरिटी चेक एरिया हो गया, बोर्डिंग गेट हो गया, तो पहले यहाँ पे रुकना पड़ता था, लेकिन अब अगर किसी ने ये जो डीजी यात्रा ऐप पे सारा कुछ ये डाल दिया डिटेल, तो उनको ये सारी जगह पे एंट्री गेट हो गया, सिक्योरिटी गेट हो गया, बोर्डिंग गेट हो गया, तो ये सारी जगह पे रुकना नहीं पड़ेगा और इतना टाइम भी खर्चा नहीं होगा। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड ये कब स्टार्ट किया गया, 2018 में ही। तो कुछ जगह तो स्टार्ट हो गया था लेकिन मोस्टली नहीं हुआ था। जैसे ये जो 3 एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, तो ये सारी जगह पे स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी क्या है कि 13 एयरपोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है एंड जो मोर 24 है ना एयरपोर्ट है, वो भी 2024 में डीजी यात्रा से कनेक्ट कर लेगी एंड ये जो डीजी यात्रा ऐप है वो ऑन किया जाता है ये ऑन किया जाता है प्राइवेटली, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑन नहीं किया जाता है एंड इसके जो मालिक है और जो जो फाउंडर, ये जो फाउंडेशन है वो क्या करता है, कंप्राइज करता है जितने भी ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके साथ, जैसे एयरपोर्ट प्राइवेट एयरपोर्ट जितने भी है ना, प्राइवेट एयरपोर्ट, क्योंकि ये जो डीजी यात्रा ऐप है वो गवर्नमेंट से लिंक नहीं है और ये गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देती है इसको, ये एक प्राइवेट है और ये फाउंडेशन की तरह वर्क करता है, तो ये जितने भी प्राइवेट एयरपोर्ट है उनसे ये कनेक्ट करता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया एंड कोची, तो उन सब से एंड इसका जो एंड इसको इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड यूज करने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको इसमें नाम बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस बताना पड़ेगा एंड ये जो आधार डॉक्यूमेंट है आधार उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो डीजी यात्रा का जो आईडी है वो चलेगा एंड जितने भी एयर टिकट हो गए या फिर ये जो डीजी यात्रा है वो अपडेट करते रहना होगा और अपडेट करता है ये जो ट्रेवल डिटेल्स है उससे एंड यही सारी चीजें हैं इसमें। और हम लोग देखते हैं कि क्या सारी चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जैसे ये देयर इज नो सेंट्रल स्टोरेज ऑफ ए पैसेंजर्स डाटा, कि वो अगर सारी चीजों का जो डाटा लेता है वो प्रिजर्व करके ना रखे, तब जाके है ना सिक्योर रहेगा उनका डाटा, और सिक्योर करे वॉलेट ऑन हिज और हर मोबाइल डिवाइस, कि है ना सारे जितने भी मोबाइल डिवाइस हैं उसमें ये पहले से डीजी यात्रा रहे एंड इसमें जो है कि ये पूरे टाइम चलना चाहिए 24 आवर्स तक है, और ये जो इंटरनेट फ्रीडम है फाउंडेशन वो भी लाना चाहिए, तभी जाकर के ये जो डीजी यात्रा पॉलिसी है वो स्टेट का वो एयरपोर्ट के साथ है ना चल पाएगा, और ये जो डीजी यात्रा बायोमेट्रिक ये जो बोर्डिंग सिस्टम है उसको है ना केयरफुली यूज करना चाहिए। और ये किसकी तरफ, और ये जो कंप्लेंट फाइल किया गया है वो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत, एंड ये जो डीजी यात्रा पॉलिसी है वो एनी सिक्योरिटी एजेंसी जो ब्यूरो है इमिग्रेशन और अदर गवर्नमेंट एजेंसी उसके साथ मिलकर के काम करती है, ताकि ये जो पैसेंजर्स हैं उनको बूस्ट मिले। और लेकिन दिक्कत वाली ये है कि ये जो डीजी यात्रा है वो बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम भी चलाता है एंड इसके पास एबिलिटी है कि ये जितना भी डाटा है उसको सेट करके रखे, लेकिन जो पैसेंजर्स है वो ऐसा चाह रहे हैं कि कोई भी डाटा सेट करके नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज उनका जो पर्सनल डिटेल्स निकाल करके उनका एक तो प्राइवेसी थ्रेट तो होगा ही, और प्लस लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए उस इसके रिगार्डिंग है ना कंप्लेन किया गया है। एंड अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट आर्टिकल, हम लोग देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल है वो, एंड ये आर्टिकल है साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल इनटू आईसीजे। तो हम लोग देखेंगे कि ये जब हमास और इजराइल का वॉर चल रहा था तो इसमें साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गया, तो हम लोग ये देखेंगे
तो जैसे ये इज़राइल हो गया, ये हमास और ये हमास हो गया। तो ये हम इज़राइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए एंड हमास को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। तो हो गया। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका की एंट्री कैसे हो गई। एक्चुअल में ये जो अभी जैसे ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948 का एक्ट के तहत ये जो साउथ अफ्रीका ने इजराइल पे ये केस लगा दिया है, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट और क्राइम ऑफ जीनोसाइड। एंड हम लोग देखते हैं कि जीनोसाइड क्या है। जीनोसाइड जो है वो मास लेवल पे मर्डर होता है या मास लेवल पे अटैक किया जाता है, और जो इंसानों को मारा जाता है उसको जीनोसाइड कहते हैं। एंड साउथ अफ्रीका ने ये जो इजराइल पे लगा दिया है, ऑल बिकॉज क्योंकि इजराइल जो है बैक टू बैक हमास पे अटैक कर रहा है। एंड हमास पे अटैक तो कर ही रहा है, लेकिन ये भी था कि इजराइल ने जो हमास के वो हॉस्पिटल में अटैक कर दिया था, जिसमें बहुत सारे वेमेन थी, चाइल्ड थे, और जितने भी ओल्ड पीपल्स थे वो सारे, एंड मोस्टली जो इनोसेंट पीपल थे, जो सिविलियंस थे, जो इनको वॉर से कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो सारे लोग भी मारे गए थे। तो ये सारी चीजों की वजह से इसने क्या किया है कि एक कंप्लेन रेज कर दिया है इजराइल के खिलाफ कि वो जिनोसाइड कर रहा है, लोगों को मार रहा है, तो उसका है ना खत्म होना चाहिए और ये रुकना चाहिए। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो आईसीजे क्या है। तो ये आईसीजे जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशन का। एंड ये कब बना था? साउथ अफ्रीका एंड जो इजराइल है ये दोनों ही सिग्नेटरीज हैं जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 के तहत, क्योंकि आईसीजे में वही कंप्लेन रेज कर सकता है जो इसका मेंबर हो। तो इजराइल एंड साउथ अफ्रीका दोनों ही इसके मेंबर हैं, तभी जाके साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ कंप्लेन कर दिया है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका है वो सीरीज वो मेजर्स किया है इसने कि कैसे है ना इतना ज्यादा अटैक हो रहा है गाजा में, और ये जो डिसिस्ट बन गया और ये जो डिसिस्ट बन गया है, और ये भी देखा जा रहा है कि पैलेस्टीनियन ने अभी तक इतना ज्यादा रेफ्यूजी बन गए हैं और उन लोगों को ये जगह छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमास में इतना ज्यादा अटैक हो रहा है, हमास और गाजा में, क्योंकि वहां के जो लोकल पीपल हैं उनको बहुत ज्यादा रिफ्यूजी बनना पड़ रहा है, और वो बहुत सारे जगह चले गए हैं। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, जब जब पहले भी जब इसराइल ने फाउंडेशन रखा था तब भी बहुत सारे पैलेस्टीनियन को वो जगह छोड़ के जाना पड़ा था, तो तब उतना नहीं हुआ था, अभी उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। तो जितने भी पैलेस्टीनियन लोग हैं वो अपना जगह छोड़ करके जा रहे हैं, तभी जाकर के ये साउथ अफ्रीका ने ये केस और ये जो क्लेम कर दिया है ये जिनोसाइड का, और ये जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 के तहत जो कि यूएन जनरल असेंबली में आता है। एंड ये इसलिए क्यों बोल रहा है जिनोसाइड है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ये जो नेवर अगेन, मतलब ये मास किलिंग हो रहा है लोगों का। एंड ये जो रेशियल भी एंड किलिंग मेंबर्स जो है वो नेशनल है, रेशियल है, एथनिक है, रिलीजियस ग्रुप है, वो सारे हैं। एंड ये क्या किया है इसराइल ने कि इसराइल क्या कर रहा है कि ये जो हंगर, डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन बढ़ा रहा है गाजा में, और वो कैसे? क्योंकि इसने क्या किया है, वाटर का सप्लाई कट कर दिया है, तो ये जो फूड का सप्लाई कट कर दिया है, फ्यूल का, इलेक्ट्रिसिटी का, एंड जितने भी जो फूड से रिलेटेड आइटम है उन सबको है ना कट कर दिया है सप्लाई में। तो लोग वहां भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, तो इस वजह से एंड बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। एंड जैसे मोस्टली जो उसमें भी 70% वेमेन है और चिल्ड्रन है, तो ये सारे लोग सफर सफर कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल जो कमिटी है, तो वो उसने भी बोला कि ये जो गाजा का जो हालत है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड गाजा में जो है वो ये बोला गया है कि नो वेयर इज सेफ इन गाजा, तो गाजा में है ना कहीं भी सेफ्टी नहीं है अभी, और इतना ज्यादा रोज इतना बम्बार्डमेंट होता है ऑल द टाइम वहां पे, ये जो फायर की आवाज आती है, बम्बार्डमेंट की आवाज आती है, तो इसीलिए कोई सा भी जगह वहां पे सेफ नहीं है। एंड उसी के लिए जो इसराइल ने बोला है कि ये जो है जो उसकी जो बाइबल है, और उसको उसने बोला है, एक तो वो जो इजराइल वाले लोग हैं, एंड जो इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है उसने बोला क्या कि ये जो नकबा है और जो स्टार्ट हुआ था 1948 में, जो 75 इयर्स ऑफ अपार्थेट, एंड ये जो 56 इयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया है, और ये टाइम है कि कब से इजराइल ने ऑक्युपाई कर लिया है उस जगह को। और ये जो नकबा है जिसको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी इन अरेबिक, तो ये
ये हमास का है। एंड ये जो इजरायली का जो है कि एलिमिनेट करना। एंड ये जो अमलेकाइट्स है, तो अमलेकाइट्स क्या है, एक तरह से इजराइल का बाइबल है। एंड उसी के तहत बोला जा रहा है कि ये इसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि मुझे ये जगह चाहिए और ये जगह इजराइल का ही होगा। एंड ये वॉर नहीं रुकने का एक मेजर रीजन ये भी है कि हमास ने क्या किया है कि हमास ने इजराइल के जो सिविलियंस है और उनको बंदी बना करके रखा है, हॉस्टेज बना के रखा है। तो इजराइल ने बोला है कि जब तक ये जो हॉस्टेज है ना छूटेंगे नहीं, तब तक ये वॉर नहीं खत्म होगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। तो इजराइल ने ये बोला है कि ये वॉर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक है ना जितने भी हॉस्टेज जो बंदी बना के रखा है हमास ने लोगों को, वो नहीं छोड़ेगा, तब तक ये वॉर खत्म नहीं होगा। एंड हमारे बाइबल में लिखा है कि ये जगह हमारी है और हम लोग कैप्चर करके रहेंगे। तो इसीलिए अब वो क्या कर रहा है, फिर से गाजा एंड ये जो वेस्ट बैंक है उसमें भी फिर से अपना प्रेजेंस बना रहा है और फिर से वो कैप्चर कर लेगा। इसराइल ने ऐसा बोला है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। एंड हमने सारा जो आर्टिकल है संडे का, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे यूपीएससी से रिलेटेड, वो सब कैप्चर कर लिया है। तो आप लोग इसको देखिए एंड इसको रिवाइज कीजिए। और आपको, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।